प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट आपका इस बार हो रहा है। इस बार जेसीईआरटी ने इकोनॉमिक्स आर्ट्स के लिए अलग क्वेश्चन जारी किया है और वाणिज्य के लिए अलग क्वेश्चन जारी किया है। अर्थशास्त्र का हम लोग आर्ट्स का भी क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेंगे और वाणिज्य के भी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्या कि सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा उपयोगी है। इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों संकाय के बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ना है, केवल क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आएगा। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि जो आर्ट्स में आया है वो आर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जो कॉमर्स में आया कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स वाला आर्ट्स में भी आ सकता है और आर्ट्स वाला कॉमर्स में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है, इसलिए सबको ध्यान देना है। तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और जल्दी जल्दी हम लोग कॉमर्स के अर्थशास्त्र क्लास 12 के प्रश्नों का हल देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया। पहला क्वेश्चन है, बजट का घटक है तो बजट का घटक क्या है? तो बजट प्राप्तियां और बजट व्यय दोनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। दूसरा है, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर जो है वो आपका क्या है? आयकर है और उपहार कर है। ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर जो होता है कि जिस पर टैक्स लगाया गया वही टैक्स का भुगतान करे, उसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आयकर और उपहार कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तीसरा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के का समय का होता है, इसलिए तीसरा का ए हो जाएगा। चौथा है, बजट का उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ाना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय एवं धन का पूर्ण वितरण, यहाँ पूर्ण होना चाहिए, मतलब पूर्ण इस तरह पूर्ण वितरण और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्न में अप्रत्यक्ष कर है, विक्रय कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जिस पर टैक्स लगाया गया वो टैक्स का भुगतान ना करके दूसरे पर टाल दे, तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। छठा है, निम्न में राजकोषीय नीति है। सार्वजनिक व्यय, कर और सार्वजनिक ऋण तीनों ही राजकोषीय नीति है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। सातवां है, सरकार का वैसा खर्च जिससे जिससे किसी प्रकार का, यहाँ पर हो जाएगा जिससे किसी प्रकार का परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय। असंतुलित बजट में असंतुलित बजट में आय व्यय से अधिक होता है, व्यय आय से अधिक होता है, घाटे का ऋण से पूर्ति करना है, केवल बी एवं सी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी एवं सी, मतलब व्यय आय से अधिक होता है और घाटे ऋण से पूर्ति करना होता है। नौवां है, निम्न में पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय है ब्याज प्राप्ति, घर का खरीदना, मशीनों के खरीद पर खर्च और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय होता है मतलब किसी भी चीज़ में पैसा लगाना जिससे मेरा आय बढ़े। यदि हम घर खरीदते हैं और उसको रेंट पर लगाते हैं तो वो पूंजीगत व्यय होगा, या फिर घर खरीदना ही मेरी परिसंपत्ति का निर्माण करना है। फिर मशीनों के खरीद पर जो खर्च होता है वो भी एक तरह का पूंजीगत व्यय होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी और सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ उपर्युक्त सभी को आंसर बताया जा रहा है जो कि गलत है, क्योंकि ब्याज प्राप्तियाँ मेरे हिसाब से पूंजीगत व्यय में नहीं आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर सही होना चाहिए घर का खरीद और मशीनों खरीद पर खर्च। तो मतलब बी और सी इसका सही आंसर है। ऐसे जेसीईआरटी इसका आंसर जारी करेगा, उसमें देखते हैं क्या देता है। बजट का अवधि होता है। तो बजट का अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, मतलब 1 वर्ष का होता है, इसलिए 10वां का ए हो जाएगा। अति लघुतरीय प्रश्न, बजट को परिभाषित करें। तो बजट को परिभाषित आपको करना है।
तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों मतलब आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। मतलब 1 वर्ष की अवधि मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो भी आय और व्यय होता है उसका अनुमान ही बजट कहलाता है। बजट के उद्देश्य लिखे तो सरकारी बजट के उद्देश्य पहला आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण मतलब संपत्ति और आय का समान बंटवारा सामाजिक न्याय का प्रतीक है जो कि भारत जैसे किसी भी कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन। अपनी बजट संबंधी नीति द्वारा देश की सरकार संसाधनों का आवंटन आवंटन मतलब यहाँ होता है बांटना आवंटन इस प्रकार करती है जिससे अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। तीसरा है आर्थिक स्थिरता। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को इन व्यापार चक्रों से सुरक्षित रखने के लिए सदा वचनबद्ध होती है। सरकार आर्थिक स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। तो सरकार के बजट संबंधी नीति से ही यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है। प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है राजस्व व्यय क्या है। तो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है न ही देयता में कमी होती है। तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था तो इसको हम लोग राजस्व व्यय ही कहते हैं जिससे परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। 14 नंबर है प्राथमिक घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान की राशि को घटाकर आने वाली शेष राशि को प्राथमिक घाटा कहलाती है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो पहला अंतर है अंतिम भार। प्रत्यक्ष कर का अंतिम भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जो सरकार के कर का भुगतान करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर जिसका सरकार को भुगतान एक व्यक्ति करता है किंतु अंतिम भार किसी अन्य व्यक्तियों को उठाना पड़ता है। दूसरा है कर का टालना। प्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता है जबकि अप्रत्यक्ष कर को दूसरे व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। तीसरा है प्रगतिशीलता। प्रत्यक्ष कर साधारणतः प्रगतिशील होते हैं। इनका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों की तुलना में धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष कर साधारणतया प्रतिगामी होते हैं। इसका वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर धनी व्यक्तियों की तुलना में अधिक पड़ता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये है दिया हुआ। संतुलित बजट, असंतुलित बजट एवं घाटे के बजट की व्याख्या करें। तो यहाँ पर तीनों को हम लोग टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। संतुलित बजट यहाँ अधिक बजट है, ये घाटे का बजट है। सरकार की अनुमानित राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर होती है मतलब प्राप्ति और व्यय दोनों बराबर होती है तो संतुलित बजट होता है। अधिक बजट में क्या होगा तो सरकार की प्राप्तियां अधिक होती है तथा व्यय कम मतलब प्राप्ति ज़्यादा है, आय प्राप्ति ज़्यादा है और खर्चा कम है तो वो अधिक बजट कहलाएगा। घाटे के बजट तो सरकार का व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक होता है मतलब सरकार का जो खर्च होता है वो आय प्राप्ति से ज़्यादा होता है। अधिक मतलब हो गया आय आपके पास ज़्यादा है खर्च कम है तो अधिक बजट हुआ। घाटे का बजट हो गया मतलब खर्चा ज़्यादा है आमदनी कम है तो घाटे का बजट हो गया। और संतुलित मतलब आमदनी और खर्चा दोनों बराबर है तो संतुलित हो गया। मतलब ये अपना भाषा में समझ सकते हैं इसको। दूसरा अंतर है इसका यह फिजूल खर्ची में कमी को दर्शाता है। यह सरकारी एवं योजना व्यय में कमी को दिखलाता है। यह फिजूल खर्ची तथा अत्यधिक व्यय को दर्शाता है। यह वित्तीय स्थायित्व को दिखलाता है। यह आर्थिक विकास की गति को मंदन को दर्शाता है। अगर व्यय सही दिशा में हो तो आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है। आर्थिक विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को सीमित करती है। कल्याणकारी योजनाओं का अभाव होता है या आवश्यकता नहीं होती है और इसमें कल्याणकारी योजनाएं तेज गति से चलती है। आदर्श रूप में यह अच्छी नीति है परंतु व्यवहार में अर्थशास्त्री इसके पक्षधर नहीं होते हैं। यहाँ है
अधिक बजट में कि स्फीति की स्थिति में यह बजट अनुकूल होता है, लेकिन मंदी में ऐसा बजट खतरनाक है। और घाटे का बजट में मंदी में यह बजट उपयुक्त होता है, लेकिन तेजी की स्थिति में यह बजट ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि संतुलित बजट, असंतुलित बजट, घाटे बजट की व्याख्या करें, तो आप ये पहला वाला जो लाइन है इसी को अगर यदि आप लिख देते हैं तो भी सही होगा। जैसे संतुलित बजट लिख के डैश दे के संतुलित बजट के बारे में लिखिएगा कि सरकार के अनुमानित राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित व्यय के बराबर होती है। फिर उसके नीचे अधिक बजट लिख के डैश दे के ये वाला लिख दीजिएगा, और घाटे बजट दे के डैश दे के ये लिख दीजिएगा, तो वो भी सही है। तो इतना डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, नंबर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ उपयोगी अगर आपके लिए ये वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करते हैं। बाय बाय।